दोस्तों, दुनिया के चाहे वो कोई भी माता पिता हो, हर माता पिता का यही सपना रहता है कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर अपना अच्छा भविष्य बनाएं। यानी एक माता पिता अपने बच्चों की ज़िंदगी बनाने के लिए भरपूर कोशिश करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, तो वो खुद से अपनी ज़िंदगी जीने का प्रयास करते हैं। वो माता पिता की बातों को दरकिनार करते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि ना कि खुद उन बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद होती है, बल्कि इसकी वजह से कई लोगों की जान पर बनाती है, जैसा कि आज की कहानी के अंदर होता है। दोस्तों, ये पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोग को सुनाऊंगा, लेकिन वाकई में दोस्तों, जब आप लोग इस पूरी कहानी को सुनेंगे तो आप लोग सोचने और समझने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर समाज में ऐसा भी कुछ हो सकता है। बात करूं दोस्तों आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के बलिया से। और इसी बलिया के अंतर्गत एक थाना आता है, बैरिया थाना। और इसी बैरिया थाने के अंतर्गत एक जगह पड़ती है बकूला रेलवे ट्रैक। बात कर रहा हूँ मैं 18 नवंबर साल 2025 के सुबह सुबह का वक्त होता है। और इसी बकूला रेलवे ट्रैक पर एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई होती है। अब जैसे ही सुबह सुबह लोग उस डेड बॉडी को देखते हैं, असमंजस में पड़ जाते हैं। इस बात की सूचना तुरंत पुलिस थाने में दे देते हैं। अब जैसे ही पुलिस को ये सूचना मिलती है इस तरीके से रेलवे ट्रैक पर एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई है, लिहाजा पुलिस की जो टीम होती है तुरंत घटनास्थल पर पहुंच जाती है। लेकिन दोस्तों, पुलिस जब वहां पर पहुंचती है और जब डेड बॉडी को देखती है तो पाती है कि डेड बॉडी को एक नहीं बल्कि कई हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। यानी डेड बॉडी के कई सारे टुकड़े कर दिए गए हैं। दूसरी बात यह थी कि इस लड़की की जो डेड बॉडी थी, उस डेड बॉडी के ऊपर एक भी कपड़ा मौजूद नहीं था। उसके बाद में पुलिस उस डेड बॉडी को बहुत ही बारीकी से चेक करती है। और जब पुलिस बारीकी से उस डेड बॉडी को चेक करती है तो पता चलता है कि इस डेड बॉडी के कई सारे हिस्से हैं, लेकिन इस डेड बॉडी का जो सिर है वो वहाँ पर मौजूद नहीं है। यानी इस लड़की का जो सर है वो इसके धड़ से अलग कर दिया गया है। लेकिन अलग कर दिया गया है तो फिर सर कहाँ है? लिहाजा उसके बाद में पुलिस वाले जो थे वो थोड़ा सा और इधर उधर देखते हैं तो पता चलता है कि एक जगह पर इस लड़की के कपड़े और बाकी के जो इसके जिस्म के हिस्से थे और साथ के साथ इसका आधार कार्ड भी मिलता है, जिस आधार कार्ड पे एक नाम लिखा हुआ होता है, जो नाम था प्रीति यादव। प्रीति यादव, जिसकी उम्र 20 साल के आसपास है, जो कि इसी बैरिया थाने के अंतर्गत फतेहपुर रायटोला की रहने वाली है। अब जैसे ये सारी सूचना, सारी चीज़ें, सारे एविडेंस पुलिस को मिल जाते हैं, उसके बाद में पुलिस जो थी इस बात की जानकारी प्रीति यादव के घर वालों को देती है कि इस तरीके से तुम्हारी जो बच्ची है प्रीति, उसकी डेड बॉडी मिली है। लिहाजा उसके बाद में प्रीति के जो घर वाले हैं तुरंत वहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन जब अपनी बेटी को इस हालत में देखते हैं तो वो चौंक जाते हैं कि आखिरकार इस हालत में उनकी बेटी यहाँ पर कैसे पहुँची। हालांकि उसके बाद में पुलिस वाले डेड बॉडी की एक तरीके से सारी चीज़ें कलेक्ट करने के बाद में जो हो सकता था पुलिस से उस हिसाब से पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। अब इधर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, इधर पुलिस इस केस की छानबीन करने के लिए अब इस केस को परत दर परत उसके हर पॉइंट पर नज़र रखना शुरू करती है। और सबसे पहले इस केस के सिलसिले में इस लड़की प्रीति यादव के घर वालों से पूछताछ करती है। लेकिन दोस्तों, जब प्रीति यादव से ये पूछा जाता है कि आखिरकार तुम्हारी बेटी की हत्या करने वाला कौन है और किस तरीके से तुम्हारी बेटी यहाँ पहुँच गई और तुम्हें पता क्यों नहीं, और तुम्हें पता है तो तुमने पुलिस कंप्लेंट क्यों दर्ज नहीं कराई, उसके बाद में प्रीति यादव के जो घर वाले होते हैं वो कहते हैं कि साहब, हमें नहीं पता कि हमारी बच्ची यहाँ पर कैसे पहुँच गई। दरअसल हमारी बच्ची तो 1 साल पहले घर छोड़कर चली गई थी और वो एक लड़के से प्यार करती थी और उसी के साथ रहना चाहती थी, जिस लड़के का नाम था अभिषेक यादव। और 1 साल पहले हमारी लड़की इसी लड़के के साथ में घर छोड़कर चली गई थी। अब जैसे ही पुलिस वाले ये नाम सुनते हैं कि अभिषेक यादव, इसके साथ ये लड़की गई हुई थी, तो हो ना हो पुलिस को लग जाता है कि ये सब कुछ अभिषेक यादव ने किया है। हालांकि दूसरा एंगल भी पुलिस के जहन में आता है और दूसरा एंगल ये हो सकता है कि इस लड़की के साथ में किसी ने ज़ोर ज़बरदस्ती किया हो और उसके बाद में इसका कत्ल कर कर इसे यहाँ पर फेंक दिया हो। लिहाजा उसके बाद में पुलिस वाले इंतज़ार करते रहते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये क्लियरली मेंशन होता है कि इस लड़की के साथ में किसी भी तरीके की कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की गई है, यानी इस लड़की का रेप नहीं किया गया है। अब जैसे ये सारी चीज़ें पुलिस के सामने आ जाती हैं तो पुलिस वालों के सामने अब सिर्फ एक ही बंदा था जो सच बता सकता था, और वो था अभिषेक यादव। लिहाजा पुलिस की जो टीम होती है तुरंत अभिषेक यादव के घर पे पहुंचती है। अभिषेक यादव जो कि रहने वाला था डोंडकी थाना का
जो गांव पड़ता है भगवानपुर, उसी गांव का। और अभिषेक यादव के पिता का नाम होता है सुनील यादव। और पुलिस जब अभिषेक यादव के घर पे पहुंचती है तो वहां पर अभिषेक तो नहीं मिलता है, लेकिन पुलिस की मुलाकात अभिषेक के पिता सुनील यादव से होती है। सुनील यादव जब पुलिस के आने की वजह पूछता है तो पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हारे बेटे अभिषेक ने जिस लड़की को वो लेकर आया था, जिससे उसने चोरी चोरी चुप चुप कर शादी की थी, उसी का कत्ल कर दिया है और इसी वजह से हम लोग उसे गिरफ्तार करने के लिए आए हुए हैं। अब जैसे ही सुनील यादव ये बात सुनता है वो कहता है कि हाँ साहब, ये बात तो सच है कि मेरा बेटा अभिषेक और ये जो लड़की थी प्रीति एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और एक दूसरे के साथ रहना भी चाहते थे, इसीलिए इन दोनों ने घर से भागकर शादी करने का फैसला किया। लेकिन अभी पिछला 1 महीने पहले की बात है कि जो प्रीति हैं उसका भाई मिंटू और उसके चाचा अशोक, ये दोनों हमारे घर पे आए थे। आने के बाद में इन्होंने कहा था कि प्रीति के घर से चले जाने की वजह से हमारी समाज में बहुत ज़्यादा बदनामी हुई है। हम आपसे बस इतना चाहते हैं कि आप अपने बेटे अभिषेक और प्रीति को घर पे बुला लीजिए और उनकी हम रीति रिवाज के हिसाब से शादी कर देंगे, ताकि हमारी समाज में जो बदनामी हुई है वो बदनामी थोड़ी सी कम हो जाए। लिहाजा उसके बाद में जब ये लोग काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं, मैं अभिषेक से बात करता हूँ। उसके बाद अभिषेक और प्रीति घर पे आ जाते हैं और ये 14 नवंबर साल 2025 की बात है। 14 नवंबर साल 2025 को अभिषेक प्रीति घर पे आते हैं। उसके बाद 16 नवंबर को मैं और मेरा बेटा प्रीति को ले जाकर उसके भाई मिंटू और चाचा अभिषेक को सौंप आते हैं उनके ही स्कूल के पास में। उसके बाद में प्रीति के साथ में क्या हुआ, उसकी हत्या किसने की, साहब इस बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। अब जैसे ही ये सारी बातें पुलिस अभिषेक के पिता सुनील यादव से सुनती है तो उसके बाद में पुलिस के पास में अब कोई रास्ता नहीं था, इसलिए पुलिस वाले उस समय तो वापस आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही सुनील यादव ने पुलिस से ये सुना था कि उनकी बहू की हत्या कर दी गई है, इसलिए वो तुरंत अपनी जो बहू थी उसके भाई मिंटू से बात करते हैं। अब जैसे ही मिंटू से बात करते हैं, बात करने के बाद में हत्या के पीछे की सारी कहानी बताते हैं और कहते हैं कि हमारी बहू का कत्ल कर दिया गया है, किसने किया है, जबकि मैं तुम्हारे पास छोड़ के आया था उसको। तो जो मिंटू यादव होता है वो सुनील यादव को तरह तरह की धमकियां देना शुरू कर देता है। अब सुनील यादव समझ चुके थे कि मिंटू और उसके चाचा अशोक, इन दोनों ने प्रीति के साथ में कुछ ना कुछ गलत कर दिया है। लिहाजा उसके बाद में जो सुनील यादव होते हैं तुरंत पुलिस के पास पहुंचते हैं और पुलिस के पास पहुंचने के बाद में इन दोनों के ऊपर शक जताते हैं। कहते हैं कि साहब, मुझे शक है कि प्रीति की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके सगे भाई मिंटू और उसके चाचा अशोक ने की है। अब पुलिस के ऊपर जैसे ही ये सारी चीज़ें पहुंचती हैं उसके बाद में पुलिस जो थी अब शक के आधार पर मिंटू और अशोक को गिरफ्तार करने के लिए पहुंचती है। लेकिन जब पुलिस इनके घर पे पहुंचती है तो पता चलता है कि मिंटू और अशोक ये दोनों ही घर छोड़कर फरार हो चुके हैं। उसके बाद में पुलिस जो थी मिंटू और अशोक इन दोनों के बारे में जानकारी जुटाना शुरू करती है। और पुलिस जब इन दोनों के बारे में जानकारी जुटाना शुरू करती है तो आखिरकार 24 नवंबर साल 2025 को जो प्रीति का भाई होता है मंटू, वो गिरफ्तार हो जाता है। अब मिंटू गिरफ्तार होने के बाद में जब पुलिस की कस्टडी में पहुंचता है और पुलिस उसके बाद में जब मिंटू से पूछताछ करती है तो शुरुआत में मिंटू इधर उधर की बातें करता है, वो इधर उधर पुलिस को घुमाना चाहता है। लेकिन पुलिस भी जब मिंटू के ऊपर सख्ती दिखाती है तो उसके बाद में मिंटू जो था ये पुलिस के सामने अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। और सच्चाई कबूल करने के बाद में ये जो कहानी सुनाता है दोस्तों, उस कहानी को सुनने के बाद में ना कि लोग हैरान थे बल्कि मिंटू के परिवार वाले भी सोचने और समझने में मजबूर थे कि आखिरकार मिंटू ऐसा कैसे कर सकता है। दरअसल मिंटू जो कहानी सुनाता है उस कहानी के हिसाब से इस पूरी घटना की शुरुआत होती है तकरीबन 2 साल पहले से। ये जो अभिषेक है जो कि मूलतः भगवानपुर गांव का रहने वाला है, उसी गांव के अंदर प्रीति की ननिहाल है और अक्सर प्रीति अपनी नानी के घर छुट्टियां बिताने के लिए जाया करती थी। और 2 साल पहले जब प्रीति अपनी नानी के घर जाती है तो वहीं पर इसकी मुलाकात अभिषेक से होती है। अभिषेक से जब मुलाकात होती है तो धीरे धीरे इन दोनों के बीच में दोस्ती बन जाती है। अब जब इन दोनों के बीच में दोस्ती बनती है तो दोस्ती धीरे धीरे जब बातचीत इस कदर बढ़ती है प्यार में बदल जाती है। और जब इन दोनों के बीच में प्यार होता है तो उसके बाद में ना कि ये दोनों एक दूसरे से घंटों घंटों बातचीत करने का फैसला करते हैं बल्कि ये दोनों ये भी फैसला करते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ में शादी करेंगे। और हम दोनों अगर एक दूसरे के ना हुए तो फिर ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है। अब दोस्तों इनकी मोहब्बत का जो सिलसिला था ऐसे ही चलता रहता है, समय लगातार गुजरता रहता है, मोहब्बत और ज़्यादा इनकी मजबूत होती चली जाती है। अब ये दोनों जब फैसला शादी का कर ही चुके थे तो उसके बाद में ये दोनों फैसला करते हैं कि शादी भाग कर करना सही नहीं है, इसलिए एक बार परिवार वालों से बातचीत करनी चाहिए। क्योंकि दोनों एक ही धर्म और एक ही बिरादरी के थे
तो इसलिए ये दोनों अपने अपने परिवार वालों से बातचीत शुरू करते हैं। लेकिन अभिषेक के जो परिवार वाले होते हैं वो इस शादी के लिए हाँ कर देते हैं, लेकिन इधर जो प्रीति के घर वाले होते हैं वो इस शादी से साफ इनकार कर देते हैं। हालांकि प्रीति अपने परिवार वालों को कन्विंस करने की हर कोशिश करती है। वो अभिषेक के बारे में बताती है कि अभिषेक में बुराई ही क्या है, वो हमारी जाति का भी है और हमारी धर्म का भी है, तो ऐसे में क्या बुराई है। लेकिन प्रीति के घर वाले ये सोच चुके थे कि किसी भी हाल में हम प्रीति की शादी अभिषेक से तो नहीं करेंगे। इसी डर से प्रीति अभिषेक को ये सारी बात बताती है और उसके बाद में ये दोनों प्रेमी और प्रेमिका भागकर शादी करने का फैसला करते हैं। और 30 नवंबर साल 2024 को ये दोनों घर से फरार हो जाते हैं और उसके बाद में शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद में ये लोग पहुंच जाते हैं हरियाणा। हरियाणा के गुड़गांव में ये लोग एक किराए का कमरा लेते हैं और वहीं पर नौकरी करने लग जाते हैं और वहीं पर अपनी ज़िंदगी का जीवन यापन शुरू करते हैं। इधर जब प्रीति घर से भाग जाती है तो ना कि परिवार वालों में बाकी तमाम रिश्तेदारों में प्रीति के जो घर वाले होते हैं इनकी बड़ी बदनामी हो जाती है। धीरे धीरे गांव में लोग प्रीति के बारे में बात करने लग जाते हैं। समय लगातार गुजरता रहता है। समय गुजरने के साथ में ये जो प्रेशर था इज्जत का ये थोड़ा कम भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रीति के चाचा अशोक जो कि गांव के बाहर एक प्राइवेट स्कूल चलाया करते थे, उनको उनकी इज्जत बहुत ज़्यादा प्यारी थी। इसलिए वो प्रीति के भाई मोनू से बात करते हैं। अब प्रीति के चाचा अशोक कुमार, भाई मोनू, ये दोनों फैसला करते हैं कि प्रीति ने हमारी समाज के अंदर नाक कटा दी है और हमने अगर प्रीति को ऐसे ही छोड़ दिया तो फिर हमारी इज्जत का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए ये दोनों प्रीति को जान से मारने का फैसला करते हैं। लेकिन हत्या करनी है तो कैसी करनी है, क्योंकि प्रीति का तो पता ही नहीं है कि वो कहाँ है। 7 से 8 महीने का समय गुजर चुका है। लिहाजा उसके बाद में प्रीति के चूंकि घर वालों को ये पता था कि जो अभिषेक है वो रहने वाला कहाँ का है, इसलिए जो चाचा होता है अशोक और जो भाई मोनू होता है ये अभिषेक के घर उसके पिता सुनील यादव के पास पहुंचते हैं। और सुनील यादव के पास पहुंचने के बाद में ये बड़े ही प्यार से उनसे बात करते हैं और बात करने के बाद में कहते हैं कि देखो, प्रीति और अभिषेक ने दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली है और हमें भी उनकी शादी से कोई एतराज़ नहीं है। हालांकि उन्होंने फैसला गलत किया, लेकिन अब हमारा पूरा परिवार उनकी शादी को सहमति देने के लिए तैयार है, क्योंकि समाज में जो हमारी इज्जत ख़राब हुई है, अगर हम समाज के सामने बड़े ही रीति रिवाज के साथ में प्रीति और अभिषेक की शादी कर देंगे तो शायद हमारी इज्जत वापस लौट सकती है। और हमारे पूरे परिवार ने यही फैसला किया है। आप कुछ भी कर कर प्रीति और उसके जो पति हैं अभिषेक, इन दोनों को बुला लो, उसके बाद में हम अपने रीति रिवाज के हिसाब से प्रीति की शादी कर देंगे। लिहाजा ये सुनील यादव को कुछ इस तरीके से कन्विंस करते हैं कि आखिरकार जो सुनील यादव होते हैं ये अपने बेटे अभिषेक से इस बारे में बात करते हैं। और उसके बाद जो अभिषेक होता है वो अपनी पत्नी प्रीति को लेकर अपने घर आ जाता है। 14 नवंबर साल 2025 को प्रीति और अशोक अपने घर पे पहुंचते हैं। उसके बाद प्रीति एक दिन अपने ससुराल में अपने पति अभिषेक के साथ रहती है। और जैसे ही 16 नवंबर साल 2025 का दिन आता है तो जो प्रीति के ससुर होते हैं यानी अभिषेक के पिता सुनील यादव, वो अपनी बहू प्रीति को अपने साथ लेते हैं और उसके बाद उसे उसके घर पर उसके परिवार वालों को हवाले करने के लिए चल देते हैं। लेकिन यहाँ पर सुनील यादव से महज एक छोटी सी गलती होती है और यही गलती उनकी बहू प्रीति की जान पर बनाती है। दरअसल सुनील यादव को चाहिए था कि वो प्रीति को उसके घर पे लेके पहुँचते, लेकिन प्रीति के घर वालों को इस बारे में ज़रा भी कानो कान खबर नहीं थी। बल्कि रास्ते में ही वो जो मिंटू था उससे कांटेक्ट करते हैं और मिंटू और अशोक ये दोनों गांव के बाहर जो स्कूल था उसी स्कूल पे बुला लेते हैं। उसके बाद में ये लोग बैठ कर बातचीत करते हैं। प्रीति को आश्वासन देते हैं कि हम तुम्हारी शादी करा देंगे। और थोड़ी देर रुकने के बाद में जो सुनील यादव होते हैं ये वापस आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही सुनील यादव वापस आते हैं तो उसके बाद ये दोनों मिलकर चाचा भतीजे प्रीति की बड़ी ही बेरहमी के साथ में पिटाई करते हैं। अब जैसे ही प्रीति की पिटाई होती है वो बेहोशी के आलम में चली जाती है, तो उसके बाद में ये दोनों मिलकर उसकी हत्या करते हैं। अब हत्या तो कर चुके थे, उसके बाद इन दोनों को अब ये रियलाइज़ होता है कि डेड बॉडी को आखिरकार ठिकाने कहाँ लगाया जाए। उसके बाद में ये प्रीति की डेड बॉडी पे से उसके जिस्म पे से एक एक कपड़ा उतार देते हैं और उसके बाद में उसकी डेड बॉडी को एक कंबल में लपेटते हैं और उसके बाद पहुंच जाते हैं जो लकुबा रेलवे ट्रैक है वहीं पर। और वहां पर जाने के बाद में जो ट्रेन होती है उसके सामने उस डेड बॉडी को फेंक देते हैं ताकि ये एक एक्सीडेंटल मौत लग सके। लेकिन दोस्तों अगले दिन लोग पहुंचते हैं और लोग आकर जब इस तरीके से डेड बॉडी को देखते हैं पुलिस को सूचना देते हैं। और जब पुलिस पहुंचती है तो उसके बाद में इस पूरे केस का जब खुलासा होता है तो लोग वाकई हैरान और परेशान होते हैं कि एक सगा भाई और सगा चाचा आखिरकार इतना कैसे गिर सकते हैं।
दोस्तों यहाँ पर मैं मानता हूँ कि प्रीति ने गलती की थी कि उसने अपनी मर्जी से शादी कर ली थी घर वालों के अगेंस्ट जाकर। लेकिन जब उसने शादी करने से पहले अपने परिवार वालों से ये बात की थी कि वो अभिषेक से मोहब्बत करती है और उससे ही शादी करना चाहती है, तो फिर परिवार वालों को सोचना चाहिए था, उन्हें उसकी शादी अभिषेक से करा भी देनी चाहिए थी। क्योंकि हमारे समाज के अंदर जाति धर्म भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी प्रीति के साथ थीं, क्योंकि अभिषेक उनकी जाति का भी था, उनके धर्म का भी था। तो ऐसे में परिवार वालों ने गलती की और प्रीति की हत्या कर कर उन्होंने अपनी ज़िंदगी भी अब हमेशा के लिए अंधकार में डुबो दी। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी स्टोरी को किस तरीके से देखते हैं कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों से मिलता हूँ कल के दिन। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।